हाँ भाई, अब क्लास अपन चालू करते हैं। देखो, उस दिन जो है मैंने पढ़ाया था कला संबद्ध स्रोत और अकला संबद्ध स्रोत। फिर ये भी बताया था कि कला संबद्ध स्रोत जो होते हैं उनमें कलांतर नियत बना रहता है समय के साथ। समय के साथ कलांतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। फिर ये भी बताया था कि दो बल्ब जो हैं वो कला संबद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि बल्ब में अलग अलग परमाणुओं से प्रकाश का उत्सर्जन अलग अलग समय पर होता है, जिसके कारण कलांतर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब अपन चलते हैं कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की। अपनी यहाँ दो विधियां हैं तुम्हारे सिलेबस में। डिटेल तो है नहीं, पर उनके नाम नाम है। एक विधि तो है तरंगाग्र विभाजन विधि है, ये विधि है तरंगाग्र विभाजन विधि है। और दूसरी विधि जो है वो आयाम विभाजन विधि है भाई। किसका विभाजन होता है इसमें? आयाम का विभाजन होता है। इस विधि का उदाहरण तो है यंग का द्विछिद्र प्रयोग, यंग का द्विज्री प्रयोग, जो आगे बढ़ा दूंगा मैं। आयाम विभाजन विधि में माइकेलसन मोरले का व्यतिकरण मापी है। ये आजकल तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, केवल ये तरंगाग्र विभाजन विधि है। तो वो अपने पास जब भी यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा तब अपन इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अब चलेंगे अपन हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। देखो भाई, प्योर मैथमेटिक्स है ये। इसमें मैथ्स यूज में आएगी अपने पास। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं इसको। सबसे पहले अपन चलते हैं, माना कि कोई दो तरंगे हैं। ठीक है। अब एक चीज मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, 11th में आपने जो तरंगे पढ़ी है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? यही पढ़ा होगा विस्थापन। अब इस पार्ट में जो है ना, ये प्रकाश की तरंगे हैं। प्रकाश की तरंगे जो हैं वो 17वें पार्ट में पढ़ाएंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इनमें विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो इस पार्ट में इन तरंगों को चुंबकीय विद्युत क्षेत्र के पदों में पढ़ा जाता है। तो y की जगह तो आएगा ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। आयाम है ना, इसमें ई एम लिखा जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही चलेगा। तो y तो विस्थापन की जगह तो ई आ जाएगा। ई एम क्या हो जाएगा? आयाम। ई एम, एम फॉर मैक्सिमम, तो अधिकतम विस्थापन को अपन क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, ये वाला चलेगा। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे अपने को भाई इसमें क्या मामला है। ये तो पहले कहीं देखा ही नहीं है। देखो भाई, अब अपन चलें, दो तरंगे मान लेता हूं मैं। पहली तरंग का समीकरण E1 बराबर EM1 साइन ओमेगा टी। दूसरी तरंग का समीकरण E2 बराबर EM2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। तो दोनों के मध्य कलांतर कितने का रख लिया अपन ने? फाइव का कलांतर है। ठीक है, ये फाइव कलांतर हो गया। इसका पहली तरंग का जो आयाम है वो EM1 हो गया। दूसरी तरंग का आयाम किसके बराबर हो जाएगा? EM2 के बराबर हो गया। अध्यारोपण से परिणामी तरंग क्या बनेगी? परिणामी तरंग देखो, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, समीकरण है 1 व 2 से। E बराबर क्या आएगा बताओ? EM1 साइन ओमेगा टी प्लस EM2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। इसको साइन ए प्लस बी से खोल लेंगे अपन। साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है भाई? साइन ए कोस बी, कोस ए और साइन बी। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और फर्स्ट टर्म जो है वो ऐसे कैसे लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं करना है भाई अपने को, है ना। तो फर्स्ट टर्म में तो कोई चेंज करेंगे नहीं, ये लिख दो इसको। E इज इक्वल टू EM1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस EM2 ब्रैकेट क्या आएगा बताओ?
साइन ओमेगा टी कोस फाई, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये आएगा कोस ओमेगा टी एंड क्या जाएगा, साइन फाई के बराबर आ जाता है। TM2 मल्टीप्लाई कर दो तो ब्रैकेट हटा दो, कुल मिला के बाद ये है अपन ने ये इसका ब्रैकेट हटा दिया तो रहेगा देखो E इज इक्वल टू EM1 साइन ओमेगा टी प्लस EM2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस EM2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। देखो भाई सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई ज्यादा टिपिकल मामला नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो इसको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। और वैसे भी 11th में जो है ना वो तरंग वाले चैप्टर में कराया होगा शायद, याद है। अब अपन ये लिख सकते हैं E इज इक्वल टू EM1, सबसे एक सेकेंड, इस पद में और इस पद में क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक बार के लिए साइन ओमेगा टी कॉमन है इनमें, या ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ से बताओ, EM1 प्लस EM2 कोस फाई प्लस वो पद ऐसा कैसा ही लिख रहा हूँ भाई मैं, EM2 साइन फाई कोस ओमेगा टी, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यहां से अपन चलें, इन दोनों तरंगों से मिलके ये परिणामी तरंग बन गई, तो ये परिणामी तरंग का समीकरण है अपने पास। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तरंग जैसा तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि तरंग का समीकरण तो या तो ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए, तो ये तो अलग ही लग रहा है अपने पास। ये इसलिए लग रहा है कि अभी तक दो तरंगों का मिश्रण ही है और वो अलग अलग दिख रहा है। तो कुल मिला के मामला यह है कि अपने पास पानी में चीनी मिलाई तो पानी भी अलग दिख रहा है, चीनी भी अलग दिख रही है, वो दोनों को मिक्स नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो अपने को इस समीकरण को इस तरह से बदलना है कि वो तरंग के रूप में आ जाए, मतलब इस रूप में आ जाए या फिर इस रूप में आ जाए। इस रूप में लाने के लिए दो पद माने जाते हैं भाई। अगर मैथ्स वाले बच्चे हैं तो वो तो आसानी से समझ जाएंगे। मैथ्स में सम्मिश्र संख्याओं में वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अलग अलग करते हैं ना, अलग अलग करते हैं, तो एक में ए कोस फाई मान लेते हैं, दूसरे में क्या मान लेते हैं, ए साइन फाई मान लेते हैं, वैसा का वैसा इसमें चलेंगे। तो दो पद मानने पड़ते हैं भाई। माना कि EM1 प्लस EM2 कोस फाई, ये तो मान रहा हूं मैं EM कोस थीटा के बराबर, और ये जो दूसरा पद है EM2 साइन फाई, ये मान रहा हूं भाई EM साइन थीटा के बराबर मान रहा हूं, ठीक है। अब समीकरण 4 और 5 से इसमें मान रख दो अपने पास, तो देखो क्या रहेगा, 4 व 5 से 3 में मान रखने पर, मान रखोगे तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू बोलो साइन ओमेगा टी EM कोस थीटा प्लस इसमें आएगा EM साइन थीटा एंड कोस ओमेगा टी, इन दोनों में से EM कॉमन आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू EM कॉमन आ गया। देखो क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी एंड साइन थीटा, ये फिर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी के रूप में है, तो क्या लिख सकते हो इसको, E बराबर EM साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा थीटा। अब देखो ये तरंग के रूप में भी लग रहा है और छोटा भी हो चुका है अपने पास, तो यह परिणामी तरंग का समीकरण है भाई, यह परिणामी तरंग का समीकरण है। ये समीकरण नंबर 6 ले लेता हूं मैं, इसमें भी मैं बता देता हूं, EM जो है वो परिणामी तरंग का आयाम हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, उसका कलांतर हो जाएगा, तो EM तो हो जाएगा परिणामी तरंग का आयाम और थीटा हो गया भाई इसका कलांतर, ये थीटा हो गया कलांतर, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई।
चलो जी भाई, वो अपने यहाँ इसमें है ही नहीं, उधर वाली तरंगों में, ध्वनि तरंगों में। और लंबी भी पड़ती है वो। आंसर वही रहेगा कैलकुलेशन में, चाहे तो अपन वो भी ले सकते हैं, आंसर वैसे के वैसे ही आते हैं। वो बड़ी बहुत पड़ती है फिर, इससे काम चल जाता है। चलो भाई, अब अपन चलते हैं, तीन चार चीजें हैं जो इससे अपने पास देखो। एक तो ये आया E बराबर ई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ गया। ये तो समीकरण नंबर कितना है, 6 है। एक है, ये आया था ई एम, क्या माना था, ई एम वन प्लस ई एम टू कोस फाइव, ये माना था भाई ई एम कोस थीटा के बराबर, ये समीकरण नंबर 4 था। ऐसे ही ई एम साइन फाइव बराबर माना था मैंने ई एम साइन थीटा के बराबर, ये समीकरण नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, अब एक बार तो पहले परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करना है अपने को भाई। क्या ज्ञात करना है, परिणामी तरंग का आयाम। आयाम जो है वो ई एम हो गया। 4 और 5 की मदद से ई एम का मान ज्ञात करना है। शर्त यह है कि थीटा नहीं आना चाहिए भाई। 4 और 5 से ई एम का मान ज्ञात करना है। कंडीशन यह है कि थीटा नहीं आना चाहिए। देखो भाग दोगे तो ई एम सी एम कट जाएगा, तो नहीं हो सकता। जोड़ोगे तो भी थीटा खत्म नहीं होगा, तो थीटा भी खत्म होना चाहिए, ई एम आ जाना चाहिए। तो सीधा तरीका है 4 व 5 का वर्ग करके जोड़ दो, स्क्वायर करके जोड़ दो। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण है, क्या लिखेंगे, 4 व 5 का वर्ग करके जोड़ने पर, लेफ्ट का लेफ्ट में रखो, राइट का राइट में। तो ई एम वन प्लस ई एम टू कोस फाइव का होल स्क्वायर प्लस लेफ्ट का स्क्वायर करेंगे इधर, तो ई एम टू का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू ई एम का स्क्वायर, कॉमन ले लेता हूं भाई मैं, इतना तो सब कर सकते हो, प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो ई एम का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ई एम स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये पद तो 1 हो गया। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले एक्सपांड करो, ई एम वन का स्क्वायर प्लस ई एम टू का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2 ई एम वन ई एम टू कोस फाइव हो गया, प्लस ये ऐसा कैसा लिखो, ई एम टू का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू ई एम का स्क्वायर। कुछ नहीं किया है भाई, बस इसका प्रसार किया है इस पद में और इस पद में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, ई एम टू का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखें ई एम वन का स्क्वायर प्लस ई एम टू का स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 ई एम वन ई एम टू कोस फाइव किसके बराबर हो जाएगा, ई एम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आप अगर देखेंगे तो ये फिर 1 के बराबर हो जाएगा। अब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कर दो भाई, तो क्या आएगा बताओ जी भाई, ई एम का स्क्वायर बराबर
em1 का स्क्वायर प्लस em2 का स्क्वायर प्लस 2em1 em2 cos पाई। ये 11th में भी पढ़ चुके हो, समांतर चतुर्भुज का नियम है भाई ये। और समांतर चतुर्भुज का नियम कैसे है? आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा, जिसकी सहायता से दो सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात किया जा सकता है। रूट ले लें अपन, तो em बराबर रूट में क्या आएगा? em1 का स्क्वायर em2 का स्क्वायर प्लस 2em1 em2 cos पाई। इस सूत्र की सहायता से अपन जो है परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई। इसी में अगर मान लो कि ये हो जाए em1 बराबर, मान लो क्या दे रखा हो अपने को? em2 दे रखा हो, और ये मान लेता हूं मैं em डैश के बराबर, इसके बराबर मान लेता हूं em डैश के बराबर। तो यहाँ पर em डैश का स्क्वायर, ये भी em डैश का स्क्वायर होगा, 2em डैश प्लस em डैश हो जाएगा। तो अपन ये लिख सकते हैं em बराबर, बोलो जी भाई, em डैश का स्क्वायर प्लस em डैश का स्क्वायर प्लस 2em डैश cos पाई। चाहे तो अपन सब में से em स्क्वायर कॉमन आके बाहर ले लो, बाहर कॉमन आके लोगे तो em डैश बच जाएगा, तो ये तो em डैश बच गया। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस 2 cos 5 बचेगा अपने पास। ये भी 2 हो जाएगा, फिर 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो em बराबर रूट में 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा बताओ जी भाई? em डैश, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस cos 5। अब मैथ्स वाले बच्चे तो जानते हैं, बायो वाले बच्चों को भी आना ही चाहिए, 11th में फिजिक्स में बताया होगा। एक फॉर्मूला होता है भाई 1 प्लस, ये चलता है फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा बराबर, एक सेकेंड, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है अपने पास। ये डबल एंगल है भाई, क्या है ये? डबल एंगल है। 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। अब अपने पास अगर यहां से चलें डबल एंगल को, इसको 2 से गुणा कर दो, इधर 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ? चलो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये ऐसा कैसा ही फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर 2 थीटा है और यहाँ पर कितना है? 5। देखो यहाँ पर 2 थीटा है, 2 थीटा का आधा कितना होता है? थीटा। तो एंगल हाफ हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए इसको हाफ एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं। कौन सा फॉर्मूला कहते हैं इसको? हाफ एंगल फॉर्मूला। सेम इसकी जगह ये रखो, देखे क्या आता है बताओ? em बराबर रूट 2 em का डैश, क्या आएगा? 2 ऐसा कैसा, कोस स्क्वायर ऐसा कैसा, थीटा नहीं आएगा, क्या आएगा? 5, और 5 भी नहीं आएगा, 5/2 आएगा, क्योंकि एंगल को हाफ करना पड़ेगा। हाफ एंगल फॉर्मूला है ना ये, तो एंगल को हाफ करना पड़ेगा। अब ये रूट में 2, ये रूट में 2, तो 2 हो गया, तो em बराबर कितना हो जाएगा? 2 em डैश हो जाएगा, इसका रूट लेंगे तो आ जाएगा cos 5/2। ये तब सूत्र लगाना है जब दोनों तरंगों के आयाम क्या हो? समान हो। आयाम समान है अगर केवल कलांतर दिया जाता है, अपने पास परिणामी तरंग का आयाम आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। एनी डाउट? कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलो तो हो गया।
चलो जी भाई, नेक्स्ट है, अभी वही चल रहे हैं टॉपिक तो सारा गणितीय विश्लेषण ही, इसी में नेक्स्ट टॉपिक है परिणामी तरंग की तीव्रता। आई से लिखते हो। आप ये जानते हैं कि तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आई समानुपाती पढ़ा भी रखा है वैसे मैंने। आई बराबर क्या होता है, के ए स्क्वायर से। अब अपन आयाम ई एम ले रहे हैं, तो क्या लिखोगे बताओ, ई एम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मान रखने पर, मान रखोगे तो क्या उत्तर आएगा बोलो। आई बराबर के ई एम वन का स्क्वायर, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ई एम टू का स्क्वायर प्लस टू ई एम वन ई एम टू कॉस फाइव हो जाएगा अपने पास। ठीक है, के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, के ई एम वन का स्क्वायर, के ई एम टू का स्क्वायर प्लस टू के ई एम वन ई एम टू, और क्या हो जाएगा, कोस फाइव हो जाएगा अपने पास। ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां से आई वन के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, आई वन के बराबर, क्योंकि देखो तीव्रता हो गई, ये आई वन पहली तरंग की तीव्रता, ये आई टू ये दूसरी तरंग की तीव्रता। अपन ये लिख सकते हैं आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस, थोड़ा चेंज कर रहा हूं भाई अंदर, ये लिख सकते हैं क्या, ई एम वन का स्क्वायर ई एम टू का स्क्वायर कोस फाइव। कुछ ही चेंज नहीं किया है, बहुत आसान काम है। स्क्वायर करके रूट ले लिया तो वापस वही आ गया है कि नहीं आ गया अपने पास, वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो गलत भी नहीं है, सही लिखा है अपन ने। क्यों लिखा है वो समझ में आ जाएगा, तीव्रता में बदलने के लिए लिखा है मैंने अपने पास। जहां पर पहले तो ये बता देता हूं, आई वन व आई टू कौन सी तरंगों की तीव्रता है, प्रथम व दूसरी तरंग की तीव्रता है, पहली और दूसरी तरंगों की तीव्रता है। अब अपन इसमें यहां से यूं लिख सकते हैं क्या, आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कोस फाइव। कोस फाइव रूट में नहीं है भाई, वो अलग है, पहले बता देता हूँ इसमें कैसे। के स्क्वायर के दो टुकड़े कर दिए अपन ने, के गुणा के हो जाएगा, तो के ई एम वन का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के ई एम टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई वन एंड आई टू लिख दिया अपन ने। तो ये फॉर्मूला हो गया भाई अपने पास किसका, तरंगों की तीव्रता का फॉर्मूला है। आगे अपन चलते हैं, चाहे तो अपन इसको ये लिख सकते हैं, आई बराबर, अगर हाँ अगर दोनों बराबर हो तो, यदि आई वन बराबर आई टू बराबर आई डैश हो, तो मान लो कि अपने पास दोनों तरंगे क्या हो, बराबर हो। बराबर हो तो क्या लिखोगे बताओ, आई आई डैश, ये भी आई डैश प्लस बोलो टू रूट है आई डैश क्या हो जाएगा, कोस फाइव हो जाएगा। ये भी आई डैश ही हो जाएगा क्योंकि आई डैश का स्क्वायर होगा, फिर रूट आएगा, रूट आते आई डैश हो जाएगा। तो सारे पदों में से आई डैश कॉमन खींच लो। थोड़ी देर पहले बताया था, बस वैसा का वैसा ही है। आई डैश वन प्लस क्या आएगा, टू कोस फाइव हो जाएगा। एक और एक ये भी कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो भी बाहर ले लें अपन। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई डैश सॉरी दो बार ले लेता हूँ भाई मैं इसमें, टू आई डैश हो जाएगा, क्या होगा, वन प्लस कोस फाइव हो जाएगा। हाफ एंगल में बदलो, क्या आएगा बताओ, टू आई डैश इंटू टू कोस स्क्वायर ऑफ है फाइव बाई टू, दो से दो मल्टीप्लाई कर दो। ये सब 11th में है, सदिशों में याद हो तो। याद तो कहाँ से होगा, लॉकडाउन में आराम कर रहे हो सारे सारे। कोस स्क्वायर फाइव बाई टू हो जाएगा। इस सूत्र की सहायता से अपन परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात, तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
लो जी, रिकॉर्डिंग पॉज की थी तो चालू कर देना। हाँ भाई, एक टॉपिक और इसका रह गया था, कलांतर ज्ञात करना है अपने को। परिणामी तरंग का कलांतर निकालते हैं। तो चलो बेटा, परिणामी तरंग का कलांतर, कलांतर थीटा था। अब देखो समीकरण 4 और 5 ही यूज में लेंगे भाई अपने पास, है ना। याद होंगे या इतनी देर तो याद होंगे, बुले थोड़े होंगे, ठीक है ना। तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं। समीकरण 5 में 4 का भाग देने पर ये था 5 EM2 sin फाई, ये था 4 EM1 प्लस EM2 cos फाई बराबर EM sin थीटा अपॉन EM cos थीटा। कट गया, tan थीटा हो जाएगा। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट भी कर लेते हैं अपन। तो क्या रहेगा बोलो जी, tan थीटा इज इक्वल टू EM2 sin फाई अपॉन क्या आएगा EM1 प्लस EM2 cos फाई हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स EM2 sin फाई अपॉन EM1 प्लस EM2 cos फाई हो जाएगा। इस सूत्र की सहायता से अपन परिणामी तरंग का कलांतर ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। इसमें बेटे को लिया था यार, यहाँ शिवाजी राम जी से मैथ पढ़ लेगा बीच में क्लास में, कोई 10th में तो है और क्या। हाँ भाई, नेक्स्ट है, अब संपोषी व्यतिकरण के लिए चलते हैं भाई। व्यतिकरण के लिए देखो भाई, आयाम ज्ञात कर लिया, उसके बाद में तीव्रता निकाल ली थी, फिर कलांतर आ गया था। तो तीनों चीजें फाइंड कर चुके हैं अपन। अब एक बार तो अपन संपोषी व्यतिकरण के लिए निकालेंगे, एक बार इसी को विनाशी व्यतिकरण के लिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो सूत्र चलो, EM बराबर रूट में क्या आया था, EM1 का स्क्वायर EM2 का स्क्वायर प्लस 2EM1 EM2 cos फाई। ठीक है, तीव्रता का सूत्र था I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, और थीटा बराबर आया था tan इनवर्स EM2 sin फाई अपॉन EM1 प्लस EM2 cos फाई। तो तीन चीजें हैं, एक बार संपोषी व्यतिकरण के लिए देखेंगे और एक बार किसके लिए देखेंगे अपन, विनाशी व्यतिकरण के लिए देखते हैं। पहले अपन चलते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए। इसके लिए कलांतर कितना होता है भाई, कलांतर 0, फिर होता है 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई एंड सो ऑन 2n पाई होता है अपने पास। देखो भाई, ये साइन कोस ये सब जो है आवर्ती फलन कहलाते हैं,
मैथ्स वाले तो जानते हैं, भाई वालों के हिसाब से बता रहा हूँ थोड़ा सा। आवर्ती फलन को अंग्रेजी में बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, मतलब निश्चित समय अंतराल के बाद में अपने मान को बार बार दोहराते हैं, इसलिए इनको पीरियोडिक फंक्शन या आवर्ती फलन कहते हैं। कैसे होता है ये खेल, देखो एक बार, ये रहा समझने का तरीका। ये 0, 90, 180, 270 और 360। फिर वापस अगर आगे चलोगे तो यहाँ से घूमेंगे अपन, और 90 जोड़ दो इसमें 360 में तो 450 हो जाएगा। फिर इसमें 90 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। फिर इसमें 90 जोड़ दोगे तो 610 हो जाएगा अपने पास, और इसमें 90 जोड़ दोगे तो 720 हो जाएगा ना अपने पास, 930, और ये कितना हो गया 720। अगर आप रेडियन में चलते हैं तो देखो ये 0, ये π/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, और ये कोण कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। यहाँ से अगर आप चलते हो तो ये 5π/2 हो जाएगा, इसका मान जो है 3π है, इसका मान जो है अपने पास 7π/2 हो जाएगा, और ये 4π है। तो इससे आप लोगों को कुछ चीज समझ में आती है क्या? अब नहीं भी आती है तो मेरे को तो बताना ही पड़ेगा। ये 0, 360 और 720 तीनों एक ही जगह है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि साइन 0 का मान, जैसे साइन 0 का मान 0, तो साइन 360 का मान भी कितना होगा, 0 ही होगा, और साइन 720 का मान भी कितना होगा, 0 ही होगा। जैसे कोस 0 का मान 1, तो कोस 360 का मान भी 1 ही होगा, कोस 720 का मान भी 1 ही होगा। इसलिए इनको आवर्ती फलन कहा जाता है, क्योंकि निश्चित समय के बाद में अपने मान को बार बार दोहराते हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे 0 काम में ले हो, चाहे 2π काम में ले हो, चाहे 4π काम में ले हो, आंसर में कोई परिवर्तन होगा क्या, ये बताओ? ऐसे ही पाई ले हो चाहे 3π ले हो, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने इतना इसलिए ये गाना गाया है क्योंकि देखो एक बार 0, ये 2π, फिर 4π। अब तुम बोलोगे भाई कौन सा लें, तो तुम्हारे एक जो ही ले लो, आंसर तो सेम ही आएगा भाई। तो पहले वाला ही ले लें, छोटा भी है तुम्हारे हिसाब से और दिमाग भी काम कर जाएगा तुम्हारा, इतना ही करता है तुम्हारा दिमाग। तो EM बराबर क्या आएगा बताओ, EM1 का स्क्वायर प्लस EM2 का स्क्वायर प्लस बोलो 2EM1 EM2 cos 0। cos 0 का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो ये हो गया EM बराबर EM1 का स्क्वायर EM2 का स्क्वायर प्लस 2EM1 EM2 हो गया। थोड़ा सा भी अगर ध्यान हो, कौन सा सूत्र है ये, है EM1 प्लस EM2 का होल स्क्वायर। कैसे आ गया ना समझ में? अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, रूट ले लोगे तो क्या रहेगा बताओ, EM बराबर EM1 प्लस EM2। तो आप देखो समपोषी व्यतिकरण में आयाम जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं तो आयाम बढ़ेगा भाई, आयाम बढ़ेगा। और यही चीज मैंने इसकी परिभाषा पढ़ाई तब बताई थी कि समपोषी व्यतिकरण में आयाम और तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, वो चीज आ गई यहाँ पर। आगे फिर अपन चलते हैं। चलो जी भाई, तरंगें समान होने पर क्या होगा, समान होने पर EM1 बराबर EM2 बराबर क्या ले लेते हैं अपन, EM डैश ले लेते हैं, दोनों बराबर ले लेते हैं। तो उस स्थिति में EM का मान क्या आएगा, EM डैश प्लस EM डैश, और आयाम कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना आयाम प्राप्त होता है। ठीक है, एक और चीज चल लेते हैं अपन, तीव्रता I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 0 का मान 1 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा फेर बदल करके लिख सकता हूँ क्या, रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2। पूर्ण वर्ग बनाया है भाई, एक ही बात है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हो गया क्या टाइम?
चलो आप भाई स्क्रीनशॉट ले लें, कल बताएंगे, वैसे भी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन कल बताएंगे।